देखिए, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं या फिर अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचते हैं, तो ये आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आने जा रहा है। देखिए, कस्टमर, वो लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर किसी वजह से वो 2 साल में, 3 साल में इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं या किसी वजह से वो अपने प्रीमियम को नहीं भर पाते हैं, जिसके चलते उन्हें एक बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है, और ये पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा भी होती है। लेकिन अब इन्हीं बातों के चलते आईआरडीए ने सोचा है कि नए नियम को पारित करने के लिए, वो नया नियम कुछ ऐसा है जहां पर अगर कस्टमर 2 साल, 3 साल, 4 साल में अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो उन्हें बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं लगने वाली है। लेकिन इस न्यूज के चलते अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसी खबर के चलते इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स पर भी इस न्यूज का काफी प्रभाव पड़ा है। अब ये न्यूज क्या है, इस पर डिटेल चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मिस्टर मनोज पांडे जुड़े हैं। मनोज पांडे बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एमबीएस को ये इंश्योरेंस की पढ़ाई कराते हैं। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से। मनोज पांडे जी, मैं आपका वीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज पांडे, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मनोज पांडे जी, ये जो न्यूज सामने आ रही है कि आईआरडीए इस प्रकार का नियम पारित करने जा रहा है जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी के शेयर पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ये न्यूज क्या है पांडे जी? देखिए, बीइंग द रेगुलेटर ऑफ द सेक्टर, आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम ही होता है कि बदलते माहौल, बदलते समय में चीजों का बदलाव किया जाए। जो नियम कानून आज से 20 साल 25 साल पहले चल रहे थे, जमाना बदल गया तो चीजें तो बदलनी चाहिए। बदलना ही एक शाश्वत नियम है संसार का। तो आईआरडीए के काम करने का एक तरीका होता है कि जब भी वो कोई ब्रॉडर चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो एक ड्राफ्ट रेगुलेशन वो फ्लोट करते हैं फॉर द कमेंट ऑफ द पब्लिक, फॉर द कमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। वहाँ सारे इंश्योरेंस कंपनी के लोगों से उस पर फीडबैक मांगा जाता है। वो ये कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पर। और फिर फीडबैक आने के बाद वो फॉर्मली रेगुलेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गजट से नोटिफाई किया जाता है, तभी वो नियम बन जाता है और फिर लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो खबर आप बता रहे हैं ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, लोगों के फीडबैक आएंगे। लेकिन ये ड्राफ्ट थोड़ा सा इस तरह का था कि उसी दिन स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है, इंक्लूडिंग एलआईसी, उसके शेयर में 2% 3% तक की गिरावट देखी गई। अच्छा, आईआरडीए हमेशा कुछ भी करता है कस्टमर को अपने ध्यान में रखते हुए करता है। तो थोड़ा सा ये बड़ा सा अजीब सा स्थिति लगा कि अगर कस्टमर के हित में कोई चीज है तो कंपनियों के अहित में वो कैसे हो जा रहा है। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। आपने अपने इंट्रोडक्टरी मार्क में बिल्कुल सही कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ए हेल्थ और जनरल एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। 20 साल 25 साल होल लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, होल लाइफ पॉलिसियां भी होती हैं। दोनों पार्टी वादा करता है, कस्टमर ये वादा करता है कि हम आपको रेगुलर प्रीमियम देंगे, और उसके बदले में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन में जितने भी बेनिफिट आपको मिलने हो वो हम आपको रेगुलर देंगे। जैसे मनी बैक है तो बीच बीच में पैसा मिलेगा, इंडोमेंट है तो एक ही बार में मिलेगा। अभी एलआईसी ने पॉलिसी लॉन्च की है जीवन उत्सव, जिसमें कि एक सर्टेन टाइम के बाद हर साल 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलना है। यानी दोनों व्यक्तियों को अपना अपना वादा पूरा करना है। आइडियल कंडीशन तो यही है कि सभी लोगों को पॉलिसी चलानी चाहिए, बारिंग दोज हु आर डाइंग इन बिटवीन। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सभी लोग नहीं चला पाते हैं। लैप्सेशन ऑफ पॉलिसी एक कंसर्न है इंडस्ट्री का। मैं आपको बताऊं रंजीत जी कि अगर आज के अगर कोई 100 पॉलिसियां बिकती हैं इंडस्ट्री में, तो केवल 52 या 53 पॉलिसियां 5 साल के बाद चलती हुई रहती हैं। यानी 50% के आसपास लैप्सेशन होता है। जब एक्चुअली कोई प्राइसिंग करता है अपने प्रोडक्ट का, तो उनके दिमाग में भी एक सर्टेन लैप्सेशन का रेशियो रहता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ लोग जाएंगे। अगर ज्यादा लोग चले जाते हैं तो वो प्रोडक्ट अनवायबल हो जाता है, और लोग रहते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो लैप्सेशन होना इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि जब हम वादा खिलाफी कर रहे हैं तो पेनाल्टी लगनी चाहिए।
और ये पेनाल्टी लगाने का जो मूल मंत्र या मूल उद्देश्य पहले रहा होगा वो ये था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने में शुरू में बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं पेनाल्टी ऐसा होना चाहिए कि लोग पॉलिसी को रोकने से बचें। यानी अगर पैसे की जरूरत हो तो आसपास के लोगों से भी कर्ज ले लें या बैंक से ले लें, लेकिन पॉलिसी ना तोड़ें। अब देखिए जमाना बदला है। अगर आप कंपेयर करें आज से 10 साल 15 साल पहले, तो हर पॉलिसी को बेचने के लिए एजेंट को घर घर जाना पड़ता था, फिजिकल मीटिंग वाज रिक्वायर्ड। मैं खुद LIC में रहा हूं, 15-20 साल पहले कैश काउंटर पर जो भीड़ होती थी महीने के अंत के दिनों में, हम लोगों ने झेला है उसको। आज लोग नहीं आते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल गया। LIC जैसी सरकारी संस्थान ने भी आप ऑनलाइन पॉलिसी बेचने के लिए एक पैकेज लाया जिसको आनंदम या कुछ नाम दिया गया, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यानी आज आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के किसी क्लाइंट से बीमा कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन घटा है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस ईज बढ़ा है। आज एजेंट को पैसा कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। तो अगर खर्च कम हुए हैं, जो कि हुए हैं, तो फिर उसका बेनिफिट कस्टमर को भी मिलना चाहिए। अब आपने अपने रिमार्क में कहा था कि क्वांटम घटना LIC इंश्योरेंस कंपनियों के लिए घाटे का सौदा है। यह एक हकीकत है। देखिए यूलिप पॉलिसी और ट्रेडिशनल पॉलिसी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। यूलिप पॉलिसी जब 2013 के पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें पेनाल्टी बहुत ज्यादा था, एक तरह से लूट हो रही थी, लफड़ा भी हुआ, सेबी में, IRDAI में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा, और 2013 में रेशनलाइज किया गया यूलिप पॉलिसी के स्ट्रक्चर में। और आपको अब जान के आश्चर्य होगा कि यूलिप पॉलिसी में मैक्सिमम पेनल्टी इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा पेनल्टी 6,000 रुपया। ट्रेडिशनल पॉलिसी में उस वक्त चेंज नहीं लाया गया। मेरा ये मानना था कि उसी वक्त चेंज ला देना चाहिए था, एक ही झटके में झटका होता, क्योंकि जो यूलिप में चेंज किया गया उसके बाद यूलिप पॉलिसी फिर उस रफ्तार से नहीं बिक रही है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वालों को बताना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट इतने पीक पे चल रहा है, यूलिप कैपिटल मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, तो फिर आप यूलिप पॉलिसी क्यों नहीं बेच रहे हैं। और ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि कस्टमर आजकल स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। 18,000 करोड़ पर मंथ पैसा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड से आ रहा है। म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस प्लान ही तो है घुमा फिरा करके यूलिप। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी ने, चूंकि वहां लैप्सेशन का रूल बदल गया, कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा लैप्स होने से, मतलब कम पेनल्टी लगने लगा, इंश्योरेंस कंपनियों ने यूलिप पॉलिसी बेचना बंद कर दिया। बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। एक जमाना था जब 70% यूलिप आता था, आज 10-12% से ज्यादा नहीं है। पूरा फोकस शिफ्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी का ट्रेडिशनल पॉलिसी पे, जहां की पुराना डेक्रोनियन सरेंडर वैल्यू रूल चलता रहा था आज तक, अभी भी चल रहा, जब तक ये इंप्लीमेंट होके आ नहीं जाता है। आप एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, मानिए किसी की पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, 10 साल टेन्योर है उस पॉलिसी का, और अब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया उसका सालाना प्रीमियम है। अभी स्थिति क्या है कि जब 2 लाख रुपया वो प्रीमियम देगा 2 साल का, तभी उसको सरेंडर कर सकता है। अगर 1 साल के बाद छोड़ दिया तो उसको 1 रुपया नहीं मिलता है भाई साहब। चलिए मैं मान लेता हूं उसमें आपने 20% एजेंट को कमीशन दे दिया होगा, 10,000 रुपया आपका और खर्चा हुआ होगा, 70,000 तो वापस दे दीजिए, 1 रुपया नहीं मिलता। तो जब 2 साल भी अगर प्रीमियम उसने दे दिया तो 2 लाख रुपया हुआ, उसका केवल 30% 60,000 मिलेगा, बाकी 1,40,000 नहीं मिलेगा। समय के साथ वो फैक्टर बढ़ता जाता है। तो अगर कोई बड़ी पॉलिसी अगर जल्दी लैप्स कर जाती है तो वो जो एक्सेस अमाउंट है, जो खर्चे के बाद बचा हुआ है, वो सीधे सीधे इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाता है। इस तरह, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी पॉलिसियों का जल्दी सरेंडर हो जाना या लैप्स हो जाना कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के बॉटम लाइन को बेहतर बनाता है। अब IRDAI ने प्रपोजल दिया है कि पेनल्टी तो लगेगा, लेकिन पेनल्टी को कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और इस ड्राफ्ट में IRDAI ने भी एक एग्जाम्पल दिया एग्जैक्टली उसी लाइन पे, कि अगर 1 लाख प्रीमियम है तो 1 लाख पे वो फैक्टर नहीं लगेगा, 30% 1 लाख का मतलब नहीं होगा। आप हर पॉलिसी में डिफाइन कीजिए कि उस पॉलिसी के बेचने या उसके मतलब में एक थ्रेशोल्ड प्रीमियम डिफाइन कीजिए। तो एग्जाम्पल भी यही दिया है कि अगर 1 लाख प्रीमियम है तो थ्रेशोल्ड प्रीमियम कैन बी ओनली 25,000। सो आपको जो भी पेनाल्टी लगाना है वो आप केवल 25,000 रुपए पे ही लगाएंगे, 75,000 आप पूरा का पूरा आप कस्टमर को वापस करेंगे। सो
अगर पहले का नियम और प्रपोज नियम को हम लोग बात मान लें तो अभी स्थिति ये होगी कि अगर पहला नियम लगाया जाए तो 2 साल के प्रीमियम के बाद 2 लाख जो प्रीमियम कस्टमर ने दिया था, और अगर हम 30% सरेंडर वैल्यू लगाते हैं तो उसको केवल मतलब 30% 60,000 रुपया उसको मिलता, 1,40,000 कंपनी के पास बच जाता। अब क्या होगा, 2 लाख प्रीमियम है, उसमें से थ्रेशोल्ड प्रीमियम 50,000 हुआ, तो 2 लाख में 1.5 लाख तो आपको दे ही देना है कस्टमर को। आपका सरेंडर वैल्यू जो 30% होगा वो केवल इस 50,000 रुपये पे लगेगा, यानी 15,000 आप और काट लीजिए, यानी 1.5 लाख तो आपने पहले दे दिया, और इस 50 में से 15 काटिए तो 35 जो बता वो भी आपको देना है। यानी नियम बदला है कि पूरे प्रीमियम पे सरेंडर वैल्यू नहीं लगेगा, बल्कि एक पार्ट पे लगेगा, जो कि थ्रेशोल्ड प्रीमियम का वर्ड यहां यूज किया गया है। ये ड्राफ्ट है, और IRDA ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू थ्रेशोल्ड प्रीमियम खुद डिसाइड करेगी। ये नहीं कह रहा है कि हम करेंगे, लेकिन हाँ, पूरे प्रीमियम पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर नहीं लगेगा, एक पार्ट पे लगेगा, और जो पैसा बचेगा वो कस्टमर को वापस देना है। इसलिए ये जो प्रपोजल है, अब पता ना किस रूप में फाइनली ये अप्रूव होगा, लेकिन यस, इंटेंट इज वेरी गुड कि कस्टमर को पैसा वापस ज्यादा मिलना चाहिए अगर वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है, और ये अच्छी खबर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। पांडे जी, आपने एक बहुत बड़ी बात इसमें इसको डिस्क्राइब करने में ये बताई कि जब यूलिप पॉलिसी पर इस प्रकार का कानून आया था, जहां पर कस्टमर की चार्जेस जो है वो बहुत कम हो गई, उसके बाद से यूलिप पॉलिसी तकरीबन बिकना बंद हो गया। यस, दिस इज, कोई भी हमको जवाब देगी एजेंट की कमीशन पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि पेनल्टी घटी है तो डेफिनेटली कस्टमर, जो एजेंट है जिसने पॉलिसी बेची है, उसकी कमीशन में से ही वो पेनल्टी खत्म हो जाएगी। तो अब जब ये नियम यहां पर भी आ गया, तो क्या इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा? और अगर पड़ा तो क्या फिर वो ये भी पॉलिसी बेचना बंद कर देंगे? बेचना तो खैर बंद नहीं होगा, लेकिन यह असर तो पड़ेगा। या मुझे तो लगता है कि ये भी फिर अब पिकअप करेगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा बेनिफिट यहाँ हो रहा था, इसलिए इसको बेच रहे थे। जब बेनिफिट एट पार आ जाएगा तो यूलिप पॉलिसी बिकेगा, बिकना भी चाहिए। मतलब आज के डेट में यूलिप पॉलिसी नहीं बिक रहा है, एक मेरे जैसे आदमी जो कि सेक्टर में काम कर चुका है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, आपका जो क्वेश्चन था एजेंट के ऊपर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो सरेंडर वैल्यू का जो हम फैक्टर लगाते हैं, जो कि ज्यादा हुआ करता था, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट एजेंट के कमीशन का भी खर्च होता है। ट्रेडिशनल पॉलिसी में अगर टेन्योर 15 साल या 20 साल से ऊपर होता है, तो पहले साल में एजेंट को, मुझे LIC के नियम मालूम है, लेकिन मोर और लेस सभी कंपनियों में वही होंगे, 40% कमीशन मिलता है, 25% बेस कमीशन, और बाद में बोनस कमीशन के नाम पे 10% और, मतलब 40% और 25%, इस तरह से हो जाता है, जहां तक मुझे याद है। मे भी थोड़ा सा मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए, इमीडिएट इंपैक्ट तो एजेंट की कमीशन पर पड़ेगा। अब इसका प्रभाव कमाई पे नहीं पड़ सकता है रंजीत जी, मैं इसको रिफ्रेज कर दूं, हो सकता है क्योंकि कमाई पर नहीं। देखिए, कमाई पर नहीं पड़ेगा, पॉलिसी चलना चाहिए, पॉलिसी चलना चाहिए, करेक्ट, सबके हित में है वो। तो शुरू में जो ज्यादा मिलता है वो फ्लैट हो जाए, कम हो जाए। परफेक्ट। तो इसका प्रभाव पांडे जी किस प्रकार से कस्टमर पर पड़ेगा और कंपनी पर पड़ेगा? देखिए, कस्टमर के हित का ही ये रेगुलेशन है, तो कस्टमर का तो फायदा है कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं। और देखिए, हकीकत ये है कि जब भी कोई अभिकर्ता किसी भी कस्टमर के पास जाता है तो केवल बेनिफिट बताता है, वो कोई गलत भी नहीं है, यही सब जगह होता है। जो निगेटिव पॉइंट है वो नहीं बताता। तो ये कोई नहीं बताता है कि सर खुदा ना खास्ता अगर आपने 3 साल पॉलिसी में 5 लाख कमीशन, 5 लाख प्रीमियम दे दिया और आगे आप प्रीमियम नहीं देंगे तो आपको केवल 1.5 लाख रुपया मिलेगा या 1 लाख रुपया मिलेगा। ये कोई एजेंट नहीं बताता, मैं उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि उस समय आदमी पॉजिटिव चीजों को ही ध्यान में देता है। धक्का तब लगता है जब कस्टमर को पैसे की जरूरत होती है और वो ये समझता है कि यार मैं तो 5 लाख दिया हूं तो मुझे 4 लाख तो मिल ही जाना चाहिए वापस, और जब पॉलिसी को सरेंडर करता है उसको 1.5 लाख मिलता है, तब वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है
और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 4 आदमी को बताता है। और आप जानते हैं कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कस्टमर की एक आम राय थोड़ी निगेटिव होती है। तो जब ये चीजें बदलेंगी और जब ज्यादा पैसा मिलने लगेगा तो कहीं ना कहीं कस्टमर खुश होगा। कस्टमर भी जानता है कि हम पॉलिसी तोड़ रहे हैं तो कुछ लॉस होगा हमको, कितना होगा, वो अमाउंट बढ़ने वाला है। तो लॉन्ग रन में ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। और जो आपका जो क्वेश्चन था इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, तो बट नेचुरल है, वो तो स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस डाउन होने नहीं बता दिया है कि ये जो कदम है वो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। खास करके जो मिडिल ऑर्डर की कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इस तरह के पॉलिसियों का सरेंडर होना या लैप्स होना शायद ज्यादा हितकारी था, जो कि हिट होंगी। एलआईसी और बड़ी कंपनी में बहुत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसी कंपनीज जिनके यहाँ पर पॉलिसीज तो होती थी लेकिन फिर सरेंडर जल्दी हो जाती थी, ऐसी कंपनीज पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए, सरेंडर जहां तक बात है, जो मैंने फिगर आपको कहा था 52-53% लैप्सेशन का, वो लगभग हर कंपनी उसी का आगे पीछे है। लेकिन बड़ी कंपनी के अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो छोटी कंपनी होगी, मिडिल ऑर्डर की कंपनी होगी, उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न उतने ज्यादा नहीं होंगे। तो दिखता है ना कि मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आती है। अब एलआईसी की प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा शेयर उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न से आता होगा, जबकि एक मिडिल ऑर्डर या छोटी कंपनी का तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके ऑपरेशन से ही आएगा ना। ये डेथ क्लेम कितना पे हुआ, प्रीमियम कितना आया, कितना बच गया, मैं उस लिहाज से बोल रहा हूं। आप सरेंडर वैल्यू का कुछ कैलकुलेशन बता रहे थे पांडे जी, वो जरा फिर से एक बार डिटेल में बताएंगे। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि पॉलिसी अगर चल रही है तो आपने एक प्रीमियम दिया है, अगर पॉलिसी ज्यादा दिन चली है तो उसमें बोनस वगैरह भी उसका ऐड हो जाता है। तो जितना भी उस पॉलिसी का वैल्यू है उसको बोला जाता है पेड अप वैल्यू। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए 10 लाख की पॉलिसी है और 10 साल उसको चलना है, और उसमें मान के चलिए कि 50 रुपया पर 1000 बोनस टाइप मिलना है, तो हर साल उसको 50,000 बोनस भी मिल रहा है। तो अगर पॉलिसी 5 साल चल गई है तो आधी टेन्योर की पॉलिसी चल गई वो, यानी 10 लाख के बदले में 5 लाख के बराबर तो वो चल गई। और पिछले 5 सालों में 50,000 के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से 2.5 लाख उसको बोनस भी मिल गया। अब ये जो 5,000 रुपया सम एश्योर्ड, प्रोपोर्शनेट सम एश्योर्ड, और 2.5 लाख जो बोनस मिला, दोनों को हम ऐड करते हैं तो 7.5 लाख रुपया होता है। दिस 7,50,000 इज नोन एज पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का ये मतलब होता है कि पॉलिसी का वैल्यू क्या हो गया है, और वो पैसा पॉलिसी होल्डर को देना होता है। लेकिन कब? जब पॉलिसी का 10 साल का मियाद पूरा हो गया। अगर आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया आगे, तो आपका रिस्क कवरेज बंद हो जाएगा, आगे से आपको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 7.5 लाख आपका पॉलिसी में जो वैल्यू जनरेट हो गया है, वो आपको 5 साल बाद मिलेगा, उसको पेड अप क्लेम ही बोलते हैं। अब एज ए कस्टमर आप कहते हैं नहीं, मैं 5 साल आपका इंतजार नहीं कर सकता, ये पैसा जो मुझे आज से 5 साल बाद मिलना है 7.5 लाख रुपया, आज मुझे अभी आप दे दो। तो सरेंडर वैल्यू का प्रैक्टिकल जो लिटरल मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ योर पेड अप क्लेम। 7.5 लाख जो 5 साल बाद मिलना था, उसको हम कम आपको आज दे देंगे, यही सरेंडर वैल्यू होता है। तो वो जो फॉर्मूला है, अच्छा, सरेंडर वैल्यू में भी 2 चीजें हैं। रेगुलेटर गारंटीड सरेंडर वैल्यू का फैक्टर देता है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हर इंश्योरेंस कंपनी स्पेशल सरेंडर वैल्यू, उनके अपने रूल होते हैं, उनके अपने रिलैक्सेशंस होते हैं, और वो हमेशा स्पेशल सरेंडर वैल्यू गारंटीड सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी वो कम होता है। जो आज की डेट में ये जब नियम आएगा, जब गारंटीड सरेंडर वैल्यू का बेंचमार्किंग और कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो पांडे जी, आपको क्या लगता है, अगर ये नियम पारित हो जाता है तो ओवरऑल इंश्योरेंस के बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसा प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, लॉन्ग टर्म सेविंग का टूल है, रिटायरमेंट का टूल है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सेविंग ओरिएंटेड पॉलिसीज का एक डोमिनेशन हमारे कंट्री में दिखता है, वो शायद समय के साथ बदलेगा और लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब लोग मांग रहे हैं, लोग खुद खरीद रहे हैं, एजेंट को बाईपास करके भी खरीद रहे हैं। और जो रिटायरमेंट प्लानिंग वाले लॉन्ग टर्म सेविंग है, वो रहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है।
कमीशन स्ट्रक्चर घटेगा, टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी मतलब इंटरवेंशन शुरू हो गया है, चीजें बदल रही हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर vis-a-vis सरेंडर, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अब मैंने बहुत ही ब्लंटली पहले भी बोला है कि जब कस्टमर का फायदा का रूल रेगुलेशन यूलिप में आ गया तो यूलिप पॉलिसी बिकना बंद हो गया। ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इंटेंट पे। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आप कहां जाओगे? कोई ना कोई तो बेचोगे ना, ये भी बेचोगे। अभी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो गया, 80% सेल्स आपका ट्रेडिशनल प्लान से आ रहा है, और एक जमाना था कभी 80% आपका यूलिप से आता था, क्योंकि यूलिप में ज्यादा सरेंडर लॉसेज होते थे कस्टमर की। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रिटी कह लीजिए, थॉट प्रोसेस कह लीजिए, हमारा इथिक्स कह लीजिए, कहीं ना कहीं अगेन विथ ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग इट रेजेज ए क्वेश्चन मार्क ऑन द इंडस्ट्री एज सच। तो जब दोनों जगह बराबर ही कमीशन है तो एजेंट तो वही बेचेगा ना जो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए बेनिफिशियर होगा। चलिए, एक बहुत अच्छी न्यूज है पांडे जी के जो कुछ भी हो रहा है वो कस्टमर के हित में हो रहा है, एंड कस्टमर इज द किंग इन मार्केट। और उसके हित में अगर चीजें होती हैं तो मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि और लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, और लोग आएंगे अपना बीमा करने के लिए, और मार्केट डेफिनेटली और बड़ा हो जाएगा, जिसका एंड ऑफ द डे फायदा एजेंट को भी होगा और कंपनी को भी होगा। बिल्कुल। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आया ये केवल लाइफ इंश्योरेंस पे ही नहीं है, बल्कि ये माइक्रो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी है। बहुत जगह चीजें बदली गई, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस में जो पहले की कैपिंग थी 5 लाख रुपया मैक्सिमम को ही हम माइक्रो मानेंगे, उसको बढ़ा के 10 किया गया है। उसी तरह से हर जगह चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो न्यूज आइटम बना इस पूरे 28 पेज के डॉक्यूमेंट का, वो केवल 1.5 पेज था, जो कि ट्रेडिशनल पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड था, और उस पे मार्केट का रिएक्शन निगेटिव था। परफेक्ट। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज हमारे दर्शकों के लिए, फिर चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट है या फिर कस्टमर है, उनके लिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इस न्यूज के बारे में, इस खबर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए मनोज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। थैंक यू, माय प्लेजर। बहुत बहुत।